हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग कवर कर रहे थे मैप की क्लास, जिसमें हम लोगों ने यूरोप पॉलिटिकल को कवर किया था। और लास्ट क्लास में मैंने पूरे यूरोप को एक ओवरव्यू के तौर पे मैंने आपको समझाया। और लास्ट में मैंने आपको ब्रेमेन नाम की जो जगह थी जर्मनी में, वहां पर आपको स्टे कराया था। स्टे कराने का मतलब रात भर आप वहीं पर रहे, यूरोप घूम रहे थे, जर्मनी घूम रहे थे। और ये हुआ कि हम अगले दिन आपको फिर से जगाएंगे और फिर से यूरोप के भ्रमण पर ले चलेंगे। क्योंकि हमने कल जो टूर किया था यूरोप का, आइसलैंड से शुरू किया था, नॉर्वेजियन सी होके गए थे ग्रीनलैंड, फिर वहां से नॉर्वे गए थे जहाँ की राजधानी ओस्लो है, फिर स्वीडन गए थे, स्टॉकहोम की राजधानी से मिले, फिर गल्फ ऑफ बोथनिया गए, फिर फिनलैंड गए थे जहाँ पे इसकी राजधानी हेलसिंकी देखी, फिर सेंट पीटर्सबर्ग में भी एंट्री कर ली थी लेनिनग्राड में, फिर मॉस्को देखा रूस की राजधानी, फिर वहीं पे बाल्टिक सी देखा जहाँ पे एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया जैसे देश देखने को मिले थे। उसके बाद हमने रसिया को देखा था, रसिया का एक क्षेत्र था थोड़ा सा किलिंगार्ड करके, वो भी देखा। फिर उसके नीचे हमने पोलैंड देखा, पोलैंड की राजधानी वर्सा को देखा, जर्मनी देखा, जर्मनी के ऊपर डेनमार्क को देखा, कोपेनहेगन। फिर उसके बाद नीदरलैंड देखते हैं, उसकी राजधानी एम्स्टर्डम को देखा, फिर बेल्जियम को देखा, फिर फ्रांस को देखा, राजधानी उसकी पेरिस। यूनाइटेड किंगडम को भी देखा था, और उसी के साथ हम लोगों ने स्पेन और पुर्तगाल को भी कवर कर लिया था। अगर हम कुछ और भी इंपॉर्टेंट लोकेशन की बात करें, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे डोवर जल संधि को देखा था जो नॉर्थ सी को इंग्लिश चैनल से कनेक्ट करती है, और यहीं पे बे ऑफ बिस्के की खाड़ी भी देख ली थी। साथ में यहाँ पर हमने स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को देखा था जो मेडिटेरियन सी में एंट्री कराता है। वहीं पे गल्फ ऑफ लियोन्स को देखा, ल्यूगेरियन सी देखा, टिरियनियन सी देखा। फिर यहाँ पे स्टेट ऑफ मैसीना को देखा था जो आयोनियन सी से कनेक्ट करता है। स्टेट ऑफ ओंटारियो, टोरंटो को देखा जो एड्रियाटिक सी में एंट्री कराता है। फिर हम वापस आते हैं वहां पर, और एजियन सी को हमने देखा था, और एजियन सी से हम मरमरा सी में जो है कि एंट्री करते हैं, डार्डेनेट्स नाम की जो जल संधि है। फिर बास्फोरस जल संधि क्रॉस करके हम ब्लैक सी जाते हैं, फिर स्ट्रेट ऑफ कर्च को क्रॉस करके हम एजोव सी जाते हैं जहां पर आपको क्रीमिया देखने को मिलता है। इस तरीके से हम लोगों ने चीजों को रिवाइज किया था कल। और कुछ इंपॉर्टेंट नदियों में जैसे हमने विस्तुला को देखा था, और उसके साथ साथ हमने ओडर नदी को देखा था, एल्ब नदी को देखा, वेजर नदी को देखा, स्प्री नदी को देखा, और लास्ट में हम फाइनली आपके कागज उद्योग जो कि जर्मनी में बहुत फेमस है जिसका नाम है ब्रेमेन। ठीक है, तो ब्रेमेन तक हम लोगों ने पूरी चीजों को कवर किया था। तो बहुत सारे लोगों को ये क्लासेस पसंद आ रही हैं, और मैं चाहता हूं कि आप और भी लोगों के साथ इन क्लासेस को शेयर करिए, क्योंकि ये आपके यूपीएससी 2024, यूपी पीसीएस 2024, आरओ एग्जाम 2024 और अदर स्टेट एग्जाम, चाहे वो बीपीएससी हो, उत्तराखंड पीसीएस, एमपी पीसीएस, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन सभी में ये प्रश्न आते हैं, लोकेशन के बेस पे आते हैं। आरओ एग्जाम्स में बहुत सारे प्रश्न आए थे वर्ल्ड ज्योग्राफी से। तो मैंने ऑलरेडी नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट किया, साउथ अमेरिका कंप्लीट किया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट कंप्लीट किया, और इस समय हम लोग यूरोप कॉन्टिनेंट को कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज हम शुरू करेंगे यहीं से, और यहीं से का मतलब हम सबसे पहले अब इंपॉर्टेंट लोकेशन को देखेंगे, जिसके लिए मैंने बताया था कि आपके पास एक एटलस होना चाहिए, एक मार्कर होना चाहिए, चाहे वो किसी भी कलर का ले सकते हैं, येलो का, ग्रीन का, ब्लू का, और एक पेंसिल भी होनी चाहिए जिससे छोटी छोटी लोकेशन चीज़ों को ट्रैक करके लिखना चाहिए। तो अब हम यहीं पे जर्मनी में ही आपको जरा पॉलिटिकल मैप की जगह फिजिकल मैप में ले चलेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे एक स्विट्जरलैंड में आल्प्स नाम का पर्वत देखने को मिलेगा। जरा उसे हाईलाइट करिए, ये रहा वो आल्प्स पर्वत। क्या देखने को मिल रहा है? आल्प्स पर्वत देखने को मिल रहा है, और ये मुख्य रूप से स्विट्जरलैंड के अंतर्गत आता है। और यहां से एक सबसे इंपॉर्टेंट नदी निकलती है, आप उसे हाईलाइट करेंगे, जिसका नाम है राइन नदी। तो ये आल्प्स पर्वत को पहले हाईलाइट कर लीजिए, और यहीं से एक राइन नदी निकलती हुई दिखेगी आपको, और जो कहां पे जाके गिरेगी? नॉर्थ सी में गिरती है। कहां पे? नॉर्थ सी में, यानी स्ट्रेट ऑफ डोवर के पास नॉर्थ सी है, और वहीं पर जाकर ये निकलती है। तो इस तरीके से आप राइन नदी की लोकेशन को बना सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट नदी है। और इसी के तट पे आपको एम्स्टर्डम भी देखने को मिलेगा, रॉटरडम भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा चुका है। क्लियर हो गया यहाँ पे? और इसी से निकलने के बाद अगर आप देखोगे तो जर्मनी में एक झील है जिसका नाम है, आप हाईलाइट करोगे, लेक कॉन्स्टेंस, यानी कि कॉन्स्टेंस नाम की एक झील है, जहां से यह निकलते हुए क्या करती है, फिर आगे जाके रिफ्ट वैली में बहती हुई जाती है। यानी कि आल्प्स पर्वत से तो निकली है ऊंचाई से, पर्वतीय क्षेत्र से, और फिर उसके बाद ये जो है कि लेक कॉन्स्टेंस के आसपास पहुंचती है, फिर यहां से ये रिफ्ट वैली यानी कि भ्रंश घाटी में होते हुए बहती है। और इस घाटी के पूरब में जर्मनी का एक ब्लैक फॉरेस्ट, जबकि पश्चिम में फ्रांस का वॉजेस पर्वत स्थित है। और मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो मैप
मतलब मेंस की क्लासेस चला रहा हूँ मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की, जिसमें 4-5 लेक्चर हो चुके हैं। आज भी वो लेक्चर नहीं आ पाया क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा है, इलेक्शन नज़दीक है तो इलेक्शन में ड्यूटी लगी हुई है, बहुत सारे काम हैं, इसकी वजह से समय नहीं मिल पा रहा। लेकिन फिर भी मैं बहुत सारी क्लासेस दे रहा हूँ टाइम टू टाइम निकाल कर, और 1 से 2 दिन में वो सारा रूटीन मेरा सही हो जाएगा, आप लोगों को क्लासेस मिलती रहेंगी। वहां पर मैंने बताया है कि किस तरीके से घाटी का निर्माण होता है और किस तरीके से, तो वहां पे मैंने बताया था कि किस प्रकार से किसी एक पर्वत के दोनों तरफ घाटियों की अगर निर्माण होता है तो उसे क्या कहा जाता है, या फिर दो पर्वतों के बीच में अगर कोई घाटी होती है, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया था कि भारत में एक नर्मदा नदी है जो मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरात होते हुए जो है कि अरब सागर में मिलती है, उत्तर में उसके विंध्याचल श्रेणी है और दक्षिण में आपको सतपुड़ा श्रेणी देखने को मिलती है, यानी कि विंध्यन श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के बीच में। ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ पे हाईलाइट करिए राइन नदी के जो वेस्ट साइड में है वहां पे एक वॉजेस पर्वत है, और साउथ मतलब ईस्ट साइड में आपको ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन देखने को मिलता है। तो कहां पर देखने को मिल रहा है ये, तो वो यहां पर देखने को मिलेगा, ये रहा छोटा सा ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। ठीक है, ये जर्मनी का जो है कि ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है, और यहाँ पे राइन नदी बहती हुई जा रही है, और इधर साइड में आपको वॉजेस माउंटेन भी देखने को मिलेंगे। तो आप देखोगे ब्लैक फॉरेस्ट और वॉजेस माउंटेन के बीच में राइन नदी बहती है, और इस वजह से हम कह सकते हैं कि दो पर्वतों के बीच में भ्रंश घाटी में राइन नदी बहती है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये दोनों ही पर्वत आप क्या लिखोगे कि ये ब्लॉक पर्वत के उदाहरण, किसके उदाहरण है, ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। अब ब्लॉक पर्वत का निर्माण कैसे होता है, नवीन मोरधार पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, इन सभी की जानकारी मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी की मेंस ओरिएंटेड क्लास में दे रहा हूं, आप उसे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके और आगे अगर हम बढ़ेंगे तो नर्मदी जो राइन नदी है वो मुख्य रूप से जर्मनी और फ्रांस की सीमा से होते हुए नीदरलैंड में प्रवेश करती है। अब आपको फिजिकल मैप में नहीं दिखेगा, लेकिन आप पॉलिटिकल मैप में जब आप आओगे, जरा हाईलाइट करोगे तो आप यहां पर देख पाओगे कि यहां पर आपको एक राइन नदी करके लिखी हुई दिख रही होगी, और ये राइन नदी आपके जर्मनी और फ्रांस की सीमा से होते हुए बहते हुए फिर यहां से होते हुए और ये नीदरलैंड में प्रवेश करेगी, क्योंकि यहां पे एक नीदरलैंड नाम का कंट्री दिख रहा होगा आपको। तो राइन नदी की उत्पत्ति कहां से हुई, इसी स्विट्जरलैंड में पाए जाने वाले आल्प्स पर्वत से हुई, और आल्प्स पर्वत से निकलने के बाद राइन नदी भ्रंश घाटी में बहती है, जिसके इस साइड यानी ईस्ट में ब्लैक पर्वत देखने को मिलेगा, ब्लैक फॉरेस्ट, और वेस्ट साइड में आपको वॉजेस पर्वत देखने को मिलता है। दोनों ही पर्वत ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। यहां से राइन नदी फ्रांस और जर्मनी के बीच में बाउंड्री शेयर करती है, पॉलिटिकल बाउंड्री, और आगे जाके वो नीदरलैंड में प्रवेश कर जाती है, जो रॉटरडम से होते हुए उत्तरी सागर में गिरती है। कहां से होते हुए, रॉटरडम से। आप देखोगे ये रहा रॉटरडम, और यही स्टेटमेंट आपके आरओ एग्जाम 11 फरवरी 2024 को पूछा गया। तो रॉटरडम से होते हुए उत्तरी सागर में गिर जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपको नॉर्थ सी देखने को मिल रहा है, और राइन नदी यहाँ से आते हुए यहाँ पे गिरते हुए देखने को मिलेगी। हालांकि मैंने अफ्रीका कॉन्टिनेंट का भी नोट्स नहीं भेजा, टाइम नहीं मिल पाया था। आज मैं आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट भेज दूंगा, और कल जब हम यूरोप की लास्ट क्लास कर रहे होंगे तो उसी समय मैं आपको यूरोप का भी कॉन्टिनेंट भेज दूंगा, या कोशिश करूंगा कि अगर आज ही कंप्लीट हो जाए, लेकिन उम्मीद कम है आज कंप्लीट होने की, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ पर ये चीज समझ में आ गई, और यहाँ पे रॉटरडम जो है कि आपको देखने को मिलेगा। तो ये वही रॉटरडम बंदरगाह है जो आप लोग ढूंढते रहते हो एग्जाम में कि यार ये कहाँ से पूछ लिया गया, तो यहाँ से पूछा जाता है। और रॉटरडम की एक अगर खास विशेषता आपको लिखवाना चाहूं मैं, तो आप लिख सकते हो कि ये यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। कहीं पे भी छोटा सा लिख सकते हो कि यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह है, यानी बिजी बंदरगाह, बिजी पोर्ट लिख सकते हो। और शायद इसी वजह से ये एग्जामिनर की निगाह में हमेशा रहता है, इससे प्रश्न कोई ना कोई बना लिया जाता है। जबकि राइन नदी की बात करेंगे तो राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है, यानी दुनिया में इतनी कोई भी व्यस्त नदी नहीं होगी अंतःस्थलीय के रूप में जो देशों के बीच में, जितना कि राइन नदी है। क्यों, क्योंकि उसका कनेक्टिविटी रॉटरडम बंदरगाह से, जो सबसे व्यस्त बंदरगाह, जहां से आप नॉर्थ अटलांटिक साउथ अटलांटिक होते हुए आप नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में व्यापार कर सकते हो, या वहां से निकलते हुए मेडिटेरियन सी होते हुए जो है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट, इंडिया कॉन्टिनेंट यानी एशिया कॉन्टिनेंट में व्यापार कर सकते हो। तो इसलिए वो पोर्ट बहुत बिजी है, और उस पोर्ट से राइन नदी का भी विकास हो रहा है, या यूं कहें कि राइन नदी से पोर्ट का विकास हो रहा है। जर्मनी में राइन नदी बेसिन सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, क्योंकि जर्मनी में जो राइन नदी है, क्योंकि अक्सर जो सबसे घनत्व वाला जो क्षेत्रफल देखने को मिलता है जनसंख्या का निकास या जो जनसंख्या का विकास होता है, वो या तो किसी कोस्टल रीजन के आसपास होता है, जैसे मुंबई चेन्नई को देख सकते हो, या फिर किसी नदी के किनारे होता है। अब आप नदियों के किनारे, आप गंगा नदी के किनारे देखो कि बहुत बड़े बड़े शहर देखने को मिलेंगे, गोदावरी नदी के किनारे बहुत बड़े बड़े शहर देखने को मिलेंगे। तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो नदी बेसिन होती है वो उपजाऊ मृदा के साथ इंडस्ट्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और अगर आप देखोगे जर्मनी में राइन नदी का जो बेसिन है, जर्मनी में राइन नदी का बेसिन का मतलब जिस एरिया से राइन नदी बहते हुए जा रही है, आप देखो ना ये पूरा जो है कि नदी बेसिन एरिया है कि नहीं जर्मनी का, भाई बीच में राइन नदी जा रही है, इसके दोनों तरफ जो है कि बेसिन है। यहाँ पे ऑटोमोबाइल और रसायन उद्योग का भी सर्वाधिक विकास हुआ है। तो ये चीज़ आपको लिखनी नहीं है, लेकिन मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा, बस आपको उसका प्रिंट आउट करके निकाल के पढ़ लेना है। जिसको कहाँ पे मिलेगा ये प्रिंट आउट नोट्स जो है कि मैप की देने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मैप की जो हैंड रिटन नोट्स है उसकी बात कर रहा हूँ। और ये आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ साथ रसायन का भी उद्योग, मतलब जो केमिकल इंडस्ट्री उसका भी सर्वाधिक विकास हुआ है। अच्छा, रसायन की एक सहायक नदी है रूर नदी, और रूर प्रदेश के नाम से आप झारखंड को जानते हो, भारत का रूर प्रदेश माना जाता है, जहाँ पे कोयले का अधिक प्रोडक्शन होता है। क्योंकि ये रूर प्रदेश कहीं और नहीं जर्मनी में ही पाया जाता है, और इसमें एक रूर नाम की एक नदी भी है जो इसकी सहायक नदी के रूप में होती है। ये कोयले के भंडार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है, और शायद इसी वजह से हमारे भारतीय क्षेत्र झारखंड को भी भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूर प्रदेश कहा जाता है। और इसमें आपको कहीं पर भी रूर नदी जो है इसकी सहायक नदी वो देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके मैप में नहीं होगा। लेकिन मैं जो चीजें बता रहा हूँ बस उसको नोट कर लो कहीं पे कि रूर प्रदेश भी यहाँ पे, और रूर नदी एक सहायक नदी होती है राइन नदी की, ठीक है। और यहाँ पे कोयले की उपलब्धता के कारण ही एसन नाम की जगह में लौह इस्पात उद्योग का विकास भी हुआ है। अब एसन नाम की जो जगह है वो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी? जर्मनी में अगर आप देखोगे तो थोड़ा जहाँ पे जर्मनी लिखा हुआ है इसी के ऊपर आपको देखने को मिलेगा नीदरलैंड के नजदीक एसन। एसन नाम की जो जगह है यहाँ पे आप लिख सकते हो कि यहाँ पे लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है, या लॉ इंडस्ट्री का विकास देखने को मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि रूर नदी जो है मतलब रूर जो सहायक नदी राइन नदी की, यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में कोयला मिलता है, और कोयला जो है कि किसको गलाने के लिए काम आता है? तो लॉ इंडस्ट्री को, यानी इस्पात को गलाने के लिए काम आता है। तो इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट लोकेशन बन जाती है। अब जरा हम बेल्जियम की तरफ चलते हैं। तो इसके बाद अगर हम अपने फिजिकल मैप में अगर देखेंगे तो आप देखोगे कि सीन नदी फ्रांस की सर्वाधिक एक महत्वपूर्ण नदी है। अब सीन नदी आपको कहाँ पे मिलेगी? आप देखोगे फ्रांस में जहाँ पे राजधानी लिखी हुई है पेरिस, और पेरिस सीन नदी के तट पर ही स्थित है। तो यहाँ पे एक सीन नदी आपको देखने को मिलेगी, आपके फिजिकल मैप में भी दी होगी और आपके पॉलिटिकल मैप के लिए भी दिया होगा। अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो पहली चीज तो ये फ्रांस की सर्वाधिक एक महत्वपूर्ण नदी है। दूसरी इंपॉर्टेंस की पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी वो इसी नदी के तट पर स्थित है। तीसरा एक प्रश्न बनता है कि अगर इस नदी का निकास आप देखना चाहोगे तो कहाँ पे गिर रहा है? स्ट्रेट ऑफ डोवर भी इधर है, और यहाँ पे इंग्लिश चैनल है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि इंग्लिश चैनल में जाकर ये गिरती है। कहाँ गिरती है? इंग्लिश चैनल में। और इसके मुहाने के तट पे एक बंदरगाह अवस्थित है जो कि बहुत ही फेमस है। आप पॉलिटिकल मैप में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ला हार्वे करके एक बंदरगाह भी अवस्थित है। ये देखिए यहाँ पे सीन नदी है, और यहाँ पे पेरिस हो गया, ये आपकी सीन नदी हो गई, ठीक है, फ्रांस की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है। और इसके तट पर ला हार्वे करके एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी अवस्थित है जो सीन नदी के तट पर है। अब जब कई बार आपसे पूछा जाता है कि पेरिस की मतलब फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है वो किस नदी के तट पे? सीन नदी के तट पे। तो ये भी तो एग्जामिनर प्रश्न बना सकता है ना कि सीन नदी के तट पे फ्रांस का इंपॉर्टेंट बंदरगाह कौन सा है? ला हार्वे है, और वो कहाँ पे गिरती है? इंग्लिश चैनल में ये नदी गिरती है। तो फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है वो भी इसी के तट पर अवस्थित है, जो कि विश्व में सौंदर्य प्रसाधन उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में जाना जाता है। यानी कि ब्यूटी प्रोडक्ट के रूप में पेरिस को बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब कि दर्जा दिया जाता है। तो कहां पर दिया जाता है? पेरिस में दिया जाता है। और अगर हम बात करें सीन नदी बेसिन, जो कि फ्रांस में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र होने के साथ साथ सर्वाधिक विकसित औद्योगिक क्षेत्र है। अब जो भी ये आप देखोगे, एक तो पेरिस ऑलरेडी किसी देश की राजधानी का क्षेत्र क्या होता है? ऑलरेडी बहुत डेवलप होता है, बहुत जो है कि जनसंख्या वहां पे रहती है। जैसे भारत में आप देखोगे भारत की राजधानी दिल्ली है, जरा सा क्षेत्र है और उसमें करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग रह रहे हैं। और वहीं सीन नदी का बेसिन भी है जो कि फ्रांस की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नदी होने की वजह से, क्या होने की वजह से? इंपॉर्टेंट नदी होने की वजह से आसपास का क्षेत्र बहुत डेवलप है, बहुत इंडस्ट्रियल एरिया भी है, और यहाँ पे बाजार पे आधारित उद्योगों का अधिक विकास हुआ है। वहीं फ्रांस की दो और महत्वपूर्ण नदियां हैं जो बिस्के की खाड़ी में गिरती है। तो बिस्के की खाड़ी किधर मैंने बताई थी? लेफ्ट साइड में आप देखोगे पश्चिमी क्षेत्र में। तो यहाँ पे आप जरा फिजिकल मैप में आके देख लीजिए कि बिस्के की खाड़ी के पास दो नदी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। हालांकि मेरे मैप में थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन मैं जिस लोकेशन पे आपको दिखाना चाह रहा हूँ वहां पर आपको ये नदी जरूर मिलेगी। एक नदी होगी लौरे करके, और एक नदी होगी गैरोने करके, जिसमें आप यहां पर देखोगे LOIRE,
ठीक है, लॉयरे हो गया, और एक हो गई गैरोने। गैरोने आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी इस तरीके से नीचे साइड में। और ये दोनों ही नदियों का जो निकास होता है वो कहाँ पे हो रहा है? बिस्के की खाड़ी में होता है। कहाँ पे होता है? बिस्के की खाड़ी के तट पर होता है। लॉयरे नदी के तट पर अवस्थित निंटस, निंटस नाम की एक जगह है, ठीक है, जो फ्रांस में काफी फेमस मानी जाती है। कौन सी जगह है? निंटस। निंटस कहाँ पे है? तो ये रहा, आप इसमें देखोगे पॉलिटिकल मैप में नेंटस नाम की एक जगह है जो कि लॉयरे नदी के तट पर है। और ये किस लिए फेमस है फ्रांस में? तो ये आपके कागज इंडस्ट्री के लिए फेमस है। हालांकि अक्सर तटीय क्षेत्र जलयान उद्योग के लिए फेमस होते हैं, लेकिन ये कागज इंडस्ट्री के लिए फेमस है। और कौन सी नदी थी यहाँ पे? लॉयरे नदी थी। इसके तट पर ये कागज इंडस्ट्री के लिए फेमस है। वहीं गोयरे नदी के तट पर अवस्थित है जो आपको देखने को मिलेगा बाउडेक्स, ये रहा बोर्डियोक्स। बोर्डियोक्स कह सकते हो, ये गायरो नदी के तट पर देखने को मिलेगा। ये शराब उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। जैसे हम कहते हैं ना, फ्रांस में शैंपेन बहुत अच्छी बिकती है, शैंपेन बहुत अच्छी मिलती है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये शराब इंडस्ट्री यानी कि वाइन इंडस्ट्री या लिकर इंडस्ट्री भी कह सकते हो, तो ये शराब इंडस्ट्री के लिए बहुत ही फेमस जगह मानी जाती है, ठीक है, बोर्डियोक्स से। और इसके बाद स्पेन से निकलने वाली, अब हम आते हैं स्पेन की तरफ, ठीक है, क्लियर हो गई चीजें कुछ? तो इस तरीके से आप कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन को मेरे साथ कवर करते हुए चल रहे हैं। अब हम लोग स्पेन में आ रहे हैं। देखिए किस प्रकार से मैंने नदियों के बारे में बात की थी। कल मैंने आपको पोलैंड में नदी के बारे में बताया था, जो विस्तुला नदी थी या ऑर्डर नदी थी। फिर उसके बाद आज मैंने मतलब कल आपको एल्ब नदी बताया, वेजर नदी बताया। फिर जर्मनी में आज राइन नदी के बारे में बताया, फिर सीन नदी के बारे में बताया, फिर यहाँ पे गोयरे नदी के बारे में, लॉयरे नदी के बारे में बताया। फिर अब मैं आ गया स्पेन में। तो इस तरीके से अगर आप क्रोनोलॉजी के साथ अगर आप चीजों को याद करते हो इस तरीके से किसी भी क्रम वाइज, तो आपको तैयार ज्यादा होता है। अब ऐसा नहीं कि एक बार फ्रांस का पढ़ लिया फिर तुरंत पोलैंड पढ़ने लगे, अचानक इटली पढ़ने लग गए, फिर अचानक रोमानिया पढ़ने लगे, तो ऐसे चीजें याद नहीं होती। ऐसे केवल आप भागते रह जाओगे। इसलिए मैप को पढ़ने का तरीका आप लोग को सीखना पड़ेगा कि एक सीक्वेंस वाइज अगर आप चलोगे, कैसे हम स्टार्टिंग में किसी भी कॉन्टिनेंट की बेसिक चीजों को पढ़ते हैं। पहले कोस्टल रीजन को पढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बे खाड़ियों को पढ़ते हैं, स्ट्रेट जलसंधियों को पढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट को पढ़ते हैं, बंदरगाह, तब जाके हम धीरे धीरे माउंटेन वगैरह पर भी आते हैं। और ये सारी चीजें मैंने आपको नॉर्थ अमेरिका में भी बताई थी, साउथ अमेरिका में भी, अफ्रीका में भी, कि किस तरीके से हम इस चीजों को कवर करते हैं। तो अब हम लोग कहां पर आ गए? स्पेन में आ गए। तो स्पेन में देखोगे कई इंपॉर्टेंट नदियां देखने को मिलेंगी। हालांकि स्पेन की जो राजधानी है वो मैड्रिड है, ठीक है। मैड्रिड की बात करेंगे कि किस नदी के तट पर है, ये भी पूछा जाएगा। स्पेन से निकलने वाली दो नदियां होती है जो कि ड्यूरो और टॉगस, ये पुर्तगाल से होते हुए उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिरती हैं। अब ये दो नदियां आपको कहां मिलेंगी? तो अगर आप इनको देखोगे, एक टॉगस के नाम से होती है और एक ड्यूरो के नाम से होती है। अपने फिजिकल मैप या पॉलिटिकल मैप में आप देख सकते हो कि स्पेन से निकलने वाली ये रही ड्यूरो नदी और ये रही टॉगस नदी। ये दोनों ही नदियां स्पेन से निकलने के बाद कहां पे जा रही हैं? स्पेन से निकलने के बाद पुर्तगाल से होते हुए नॉर्थ अटलांटिक ओशन में गिर जाती है। कहां पे गिरती है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन में गिर जाती है। तो इस तरीके से स्पेन की दो महत्वपूर्ण नदियां जो अटलांटिक ओशन में गिरती है लेकिन पुर्तगाल से होते हुए बहती हैं। ड्यूरो नदी के मुहाने पर एक अवस्थित पोर्ट है, ठीक है, पोर्टो बंदरगाह जो है, आप अगर देखोगे पुर्तगाल के अंतर्गत आएगा। ये रहा पोर्टो, आप इसको हाईलाइट करिए जरा। पुर्तगाल के अंतर्गत क्या आएगा? पुर्तगाल में अगर देखोगे तो पोर्टो करके, और ये ड्यूरो नदी के तट पर है। हालांकि पुर्तगाल का एक बंदरगाह है जो कि पोर्ट वाइन के निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कौन सा पोर्ट है? ये वाइन, वाइन मतलब शराब, क्योंकि जो शराब फ्रांस में बन रही है, स्पेन में बन रही है, उसके निर्यात की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसी तरीके से अगर मैं टॉगस नदी की बात करूं, टॉगस नदी के मुहाने पर भी पुर्तगाल की एक राजधानी है लिस्बन, ठीक है। तो लिस्बन जो है कि पुर्तगाल की राजधानी है, और ये किस नदी के मुहाने पर है? तो ये टॉगस नदी के मुहाने पर। ये टॉगस नदी कुछ इस तरीके से बहते हुए यहाँ पर आकर गिरती है, और इसी के तट पे आपको लिस्बन नदी भी देखने, मतलब लिस्बन राजधानी देखने को मिलती है, जो एक राजधानी होने के साथ साथ एक बंदरगाह शहर भी है, क्योंकि इसको पोर्ट के रूप में भी डेवलप किया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे बंदरगाह शहर भी है। अब यहाँ पर मैं बात करूंगा एक और इंपॉर्टेंट नदी जो स्पेन की है, जो आप नीचे साइड में देखोगे यहाँ पर दक्षिणी स्पेन में, जो कि जिब्राल्टर के ऊपर देखने को मिलेगा, जिसका नाम थोड़ा सा कठिन पड़ता है प्रोनाउंसिएट करने पर। ग्वादलक्विर करके इस रिवर का नाम होता है। ये स्पेन की एक महत्वपूर्ण नदी है, ग्वादलक्विर करके स्पेन की एक महत्वपूर्ण नदी है, क्योंकि ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिरती तो है लेकिन एक कैडिज की खाड़ी में होते हुए गिरती है। और मैंने आपको बताया था कल की क्लास में कि यहाँ पे कैडिज नाम की जगह है और यहीं पे गल्फ ऑफ कैडिज भी देखने को मिलती है। तो इस नदी का जो निकास है ग्वादलक्विर का, इसका निकास आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे होता है, कैडिज की खाड़ी में आके ये गिरती है। और इस नदी के तट पर अवस्थित सेविले, इस नदी के तट पर अवस्थित सेविले यूरोप का सबसे गर्म स्थान है। तो आप इसको
पॉइंट आउट कर लीजिए किसी भी तरीके से, आप इसे बाहर साइड में यहाँ पे भी लिख सकते हो कि यूरोप का सबसे गर्म स्थान। ठीक है, ये कौन सा स्थान हो जाएगा? यूरोप का सबसे गर्म स्थान है सेविले। और ये सेविले किसके अंतर्गत आता है? स्पेन में आता है। और ये किस नदी के तट पे है? तो ग्वादरक्वेर नदी के तट पे अवस्थित है। इस नदी के मुहाने के समीप अवस्थित कैडिज कॉर्क के निर्यात की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। तो कैडिज की खाड़ी भी, और कैडिज एक पोर्ट के रूप में भी काम करता है जहां पे आप कॉर्क का निर्यात करते हो। कॉर्क क्या होते हैं? सामान्यतः जो प्लास्टिक बोतल के ढक्कन बनते हैं उनमें कॉर्क का प्रयोग किया जाता है। चाहे वो आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल देख लो या फिर किसी भी ड्रिंक की बोतल देख लो, तो उसके जो प्लास्टिक के ढक्कन होते हैं वो सामान्यतः कॉर्क के बनाए जाते हैं। तो ये इसी से बनाए जाते हैं। और ये कैडिज मतलब जो पोर्ट है यहाँ पे कॉर्क का निर्यात सबसे अधिक होता है। अब आपने एक बिस्के की खाड़ी पढ़ी है, ध्यान से समझना। बिस्के की खाड़ी क्या है? ये रही बिस्के की खाड़ी, जो कि फ्रांस और स्पेन के बीच में होती है। यहाँ के तट पर अवस्थित एक पर्वत देखने को मिलेगा। अब यहाँ के तट पर अवस्थित एक कैंटेब्रियन पर्वत देखने को मिलेगा जहां से एब्रो नदी निकलती है। तो इस पर्वत को जरा हाईलाइट कर लीजिए एक बार आप, आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ये रहा बिस्के की खाड़ी, और यहाँ पे ये पर्वत देखने को मिलेगा कैंटाब्रियन। कैंटाब्रियन कह सकते हो, कैंटाब्रियन माउंटेन। और यहाँ से एक नदी निकलती है, एब्रो नदी। क्या नाम है उसका? एब्रो नदी एक इंपॉर्टेंट नदी के रूप में यहाँ से निकलती है। तो यहां से आप देख पाओगे अपने फिजिकल मैप में, ये रही एब्रो नदी। लेकिन यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये अटलांटिक महासागर में नहीं गिरती है, बल्कि ये जो नदी है ये मेडिटेरियन सी में गिरती है और ये नीचे आके गिरती है। यहाँ पे एक वेलेंसिया की खाड़ी मैंने आपको पढ़ाया था कल की क्लास में। पॉलिटिकल मैप में आप देखोगे यहाँ पे वेलेंसिया नाम की एक लोकेशन लिखी होगी। इस वेलेंसिया की खाड़ी में आपकी एब्रो नदी गिरती है, जो कि स्पेन की एक महत्वपूर्ण नदी है। और ये आइबेरियन प्रायद्वीप से होते हुए आती है। आइबेरियन प्रायद्वीप में मैंने आपको बताया था कि पुर्तगाल और स्पेन, इन दोनों को आइबेरियन प्रायद्वीप भी कहा जाता है संयुक्त रूप से। क्या कहा जाता है? आइबेरियन प्रायद्वीप भी इनको कहा जाता है। और स्पेन की नदियों में जितनी भी आप नदी देख लो, चाहे स्पेन की डोरो नदी देख लो या फिर टॉगस नदी देख लो या फिर ग्वादाक्विर नदी देख लो, ये तीनों नदियां अटलांटिक ओशन में गिर रही है। लेकिन एकमात्र ऐसी नदी है एब्रो, जो मेडिटेरियन सी में गिर रही है, यानी अटलांटिक ओशन में न गिर के ये भूमध्य सागर में गिर रही है और एकमात्र महत्वपूर्ण नदी बन जाती है। इस नदी के तट पे एक औद्योगिक शहर फेमस है। इस नदी के तट पे अगर मैं उस औद्योगिक शहर का नाम बताना चाहूं आपको, तो उसका नाम होगा जारागोजा। क्या नाम है? जारागोजा। चिलगोजर नहीं, जारागोजा। ये एब्रो नदी के तट पर है। ये तटीय क्षेत्र नहीं है, बल्कि एब्रो नदी के तट पर ये जारागोजा एक इंडस्ट्रियल क्षेत्र है यहाँ का। और ये एक इंपॉर्टेंट नदी हो जाती है जो मेडिटेरियन सी में गिरती है। तो अब हम और आगे चलते हैं, स्विट्जरलैंड की तरफ चलते हैं। हम स्विट्जरलैंड की तरफ बढ़ेंगे। कैसे? मैंने आपको ये चीज देखिए कि किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ से पोलैंड से होते हुए सारी नदियों को कवर करते हुए, इस तरीके से नदियों को कवर करते हुए, और यहाँ एब्रो नदी गिरते हुए हम स्विट्जरलैंड के पास आ रहे हैं। तो एक लोकेशन आपके दिमाग में बैठ रही होगी कि हाँ सर, हम किस तरीके से नदियों का पॉइंट आउट पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे विस्तुला नदी बताया, ओडर नदी बताया, एल्ब नदी बताया, वेजर नदी बताया, राइन नदी बताया, और इसके बाद सीन नदी बताया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लॉयरे नदी बताया, गोरोना नदी बताया। फिर आगे देखोगे मैंने आपको यहाँ पे ड्यूरो नदी बताया, टॉगस नदी बताया, ग्वादरक्वीर बताया और एब्रो बताया। तो नदियों का एक क्रम देखिए, आप इन नदियों का क्रम देखिए। यही तरीका होता है आपको स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ने का। अब यूपी पीसीएस में या स्टेट पीसीएस में क्या होता है, इन 4 नदियों का नाम दे देगा और पूछेगा इन्हें वेस्ट टू ईस्ट सजेस्ट करो या ईस्ट टू वेस्ट सजेस्ट करो। जब आपने इसको इस पैटर्न में पढ़ा होगा जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो आपको चीजें पता रहेंगी। अब स्विट्जरलैंड में अगर आप देखोगे तो स्विट्जरलैंड में आपको आल्प्स पर्वत देखने को मिलता है। लेकिन इस आल्प्स पर्वत से यूरोप की बहुत सारी महत्वपूर्ण नदियां निकलती हुई देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे फ्रांस की एक नदी है, रोन नदी के नाम से उसे जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं उसे हम? रोन नदी के नाम से। हालांकि हमने एक नदी के बारे में पढ़ लिया था कि गोरोना नदी हो गई, लॉयरे नदी हो गई या फिर शीन नदी हो गई, लेकिन आल्प्स पर्वत से निकलने वाली रोन नदी फ्रांस से होते हुए लियोन की खाड़ी में गिरती है। लियोन की खाड़ी कहाँ पे दोस्तों? ये रही लियोन की खाड़ी। और रोन नदी आपको अगर नहीं मिल पा रही है तो आप एक आइडिया से ऐसे बना लीजिए कि ये रहा आल्प्स पर्वत और यहीं कहीं से जो है कि रोन नदी बहते हुए आएगी, RHON। ठीक है, ये इसका नाम भी आप इस तरीके से लिख सकते हो, RHON। आप इस तरीके से नाम लिख सकते हो। और ये नदी गल्फ ऑफ लियोन्स में आकर गिरती है।
क्योंकि कुछ नदियां हो सकता है आपके मैप में नहीं दे रही होगी, क्योंकि एटलस में जो है कि कुछ नदियां नहीं दी गई हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एग्जामिनर को भी नहीं पता, क्योंकि एग्जामिनर एटलस देख के पेपर नहीं बनाता है, वो न्यूज को देख के पेपर बनाता है। लेकिन न्यूज में भी वही चीजें लोकेट चर्चा में रहती हैं जो सामान्यतः कहीं ना कहीं आपको एटलस में भी देखने को मिल जाती है। इसलिए आपको एटलस पढ़ने का जो साइंटिफिक तरीका होता है उसको फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे गल्फ ऑफ लियोन्स में मैंने बताया कि आल्प्स पर्वत से, सॉरी एटलस नहीं, आल्प्स पर्वत से जो है कि रोन नदी आकर निकलती है। और आगे देखते हैं इस नदी के अपवाद क्षेत्र का संबंध जो है वो स्विट्जरलैंड के जेनेवा झील से। यहाँ पर आपको एक जूम करने पर, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, हालांकि अपने मैप में आप देख सकते हो कि यहाँ पे लेक जेनेवा देखने को मिलेगी, जेनेवा, ठीक है, एक लेक जेनेवा दिख रही है और इसी झील के तट से होते हुए जो है कि रोन नदी आकर गिरती है इसमें। और इस नदी के तट पर अवस्थित लियोन्स सिल्क वस्त्र उद्योग का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कौन से वस्त्रों का? सिल्क वस्त्र के उद्योग का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और लियोन्स आपको अगर नहीं मिल रहा है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो कहां पर देखने को मिलेगा, वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, LYONS, क्योंकि ये एक फ्रांस में स्थित एक क्षेत्र है जो कि सिल्क वस्त्र उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। और यहाँ पे स्विट्जरलैंड है जहाँ पे आपको आल्प्स पर्वत देखने को मिलता है। यहाँ से इसी नदी के अपवाद तंत्र से होते हुए गल्फ ऑफ लियोन्स में आकर ये नदी गिर जाती है और इसे फ्रांस का सिल्क सिटी भी कहते हैं। तो लियोन्स के बारे में आप लिख सकते हो कि ये सिल्क वस्त्र के इंडस्ट्री के लिए फेमस है और इसे फ्रांस का सिल्क सिटी भी कहा जाता है। किसका? फ्रांस का सिल्क सिटी भी कहा जाता है। और इस नदी के मुहाने के समीप अवस्थित मार्सिले फ्रांस में दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है, क्योंकि इससे पहले हमने सीन नदी के तट पे पेरिस को देखा था सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर, लेकिन दूसरा आप मार्सिले को देख सकते हो जो कि तटीय क्षेत्र भी है और फ्रांस का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि जनसंख्या वाला शहर भी है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि इंडिया और फ्रांस के बीच में अभी एक समझौता हुआ जिसमें भारत ने यह स्पष्ट किया कि हम मार्सिले में, फ्रांस के मार्सिले में एक नया वाणिज्यिक दूतावास ओपन करेंगे। तो वो ये फ्रांस का मार्सिले कहाँ पर है ये आपने देख लिया, लोकेशन उसकी देख ली, गल्फ ऑफ लियोन। तो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि रोन नदी के तट पे आपने लियोन्स को देखा, लेक जेनेवा को देखा, मार्सिले को देखा, गल्फ ऑफ लियोन्स में आकर मिल जाती है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये बन जाती है, नदी के रूप में एक इंपॉर्टेंट नदी बनती है। अब आगे हम देखते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में अवस्थित होने के कारण मार्सिले में रसदार फलों के उत्पादन के साथ साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र भी बनता है, क्योंकि ये जो लोकेशन है पूरी मेडिटेरियन लोकेशन होती है। और भूमध्य सागरीय लोकेशन में क्यों जो है कि रसदार फलों की ही खेती होती है, जैसे लीची की हो सकती है, स्ट्रॉबेरी की हो सकती है, संतरे की हो सकती है, अंगूर की हो सकती है, मौसम्मी की हो सकती है, कीनू की हो सकती है, अनानास की हो सकती है। ये सभी रसदार फल हैं, वो फल हैं जो भारत में पाए जाते हैं। लेकिन वहां पर आप देखोगे फ्रांस वगैरह में और भी इससे बेहतर फल होते हैं जो रसदार फल होते हैं। अब रसदार फल क्यों हो सकते हैं? क्योंकि इसके पीछे की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है ये आपको मैं ज्योग्राफी की मेंस वाली क्लासेस में समझा रहा हूँ वहां पर, तो आप उसे भी फॉलो करते रहा करिए ताकि आपका मेंस पूरी तरीके से तैयार होता रहे बेसिक तरीके से। फिर उसके बाद जब मैं मॉडल आंसर लिखवाऊंगा तो आपको बहुत सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। और इसी के साथ अगर हम देखें तो भूमध्य सागर के तट पर अवस्थित यूरोप के बंदरगाहों में अवस्थित सबसे व्यस्त बंदरगाह भी है, जो कि फ्रांस में खनिज तेल शोधन उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। क्योंकि ये जो मार्सिले है ये भी एक महत्वपूर्ण बंदरगाह हो जाता सबसे व्यस्त, जैसे आपका रॉटरडम सबसे व्यस्त बंदरगाह था, ठीक उसी प्रकार से मार्सिले भी जो है कि सबसे व्यस्त बंदरगाह है। आप देखो ना कि मेडिटेरियन सी में फ्रांस का एक सबसे इंपॉर्टेंट ये बंदरगाह बनता है जो कि पूरे के पूरे दक्षिणी यूरोप को कवर करता है एक तरीके से फ्रांस से, और बाकी इधर रॉटरडम है जो कि पूरे नॉर्थ यूरोप को कवर करता है। तो इसलिए मार्सिले एक इंपॉर्टेंट हो जाता है और हमेशा कोस्टल रीजन के आसपास आपको तेल शोधन कारखाने भी देखने को मिलेंगे, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फ्रांस की नदियों में रोन भूमध्य सागर में गिरने वाली एक महत्वपूर्ण नदी हो जाती है। तो फ्रांस से बहुत सारी नदियां गिरती हैं, तो इसी तरीके से रोन नदी भी यहाँ पे गिरती है। जिस प्रकार से मैंने आपको स्पेन की एक एब्रो नदी बताई थी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, भूमध्य सागर में गिरती है, बाकी इसकी सारी नदियां तो अटलांटिक महासागर में गिर रही है। ठीक उसी तरीके से फ्रांस की भी नदियां आप देखोगे, सीन नदी देख लो, लॉयरे नदी देख लो, गेरोना नदी देख लो, ये सभी नदियां, या राइन नदी भी देख सकते हो, ये सभी नदियां अटलांटिक में गिर रही है। लेकिन एक जो रोन नदी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भूमध्य सागर में गिर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं लिगुरियन सी। हमने पढ़ा था लिगुरियन सी कहाँ पे, गल्फ ऑफ लियोन्स के आगे, जहां पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं इस पॉइंट पे आप भी हाईलाइट कर लीजिए, हालांकि आपने कल की क्लास में हाईलाइट किया होगा। लिगुरियन सी के पास अवस्थित जेनेवा, ठीक है,
ये जिनेवा नहीं है, ये जिनोआ कह सकते हो, जो इटली का प्रांत है, इटली का क्षेत्र है, GENOA, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। ये इटली का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है और जलयान उद्योग के लिए भी फेमस है। तो आप इसको लिख सकते हो कि ये एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है इटली का, ठीक है, ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है इटली का, और साथ में ये जलयान उद्योग का केंद्र भी है, ठीक है, ये जलयान उद्योग का केंद्र भी है। तो ये चीज समझ में आ गई। और इसके बाद अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय इटली के एपेनाइज पर्वत से निकलने वाली, अब एपेनाइन पर्वत कहाँ देखने को मिलेगा, तो आ जाओ मैं आपको पॉलिटिकल मैप की जगह फिजिकल मैप पे दिखा देता हूं कि एक तो होता है पिरनीज पर्वत और एक होता है, पिरनीस पर्वत तो आपको देखने को मिलेगा फ्रांस और स्पेन के बीच में, ये रहा पिरनीस पर्वत। जो मैं पर्वत जब कराऊंगा, माउंटेन कराऊंगा, तो वो भी चीजें मैं लोकेट करा दूंगा। लेकिन अभी मैंने एक पर्वत का नाम लिया एपेनाइन्स पर्वत, और ये बार बार पूछा था, ये रहा आपका इटली का ये सबसे प्रमुख पर्वत है। हालांकि और भी छोटे छोटे पर्वत हैं यहाँ पर, लेकिन एपेनाइन्स पर्वत का विस्तार सबसे अधिक होता है। और यहाँ से निकलने वाली एक महत्वपूर्ण नदी जो है टाइबर नदी, टाइगर नहीं, टाइबर नदी, ध्यान से समझना। टाइबर नदी की मैं अगर बात करूं तो ये इटली की राजधानी रोम और विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी से होते हुए टिरहिनियन सी में गिरती है, ठीक है। टायरियन सी कहां पे देखने को मिलेगा, अगर आप देखोगे ये रहा आपका टिरहिनियन सी और ये रहा आपका रोम, और यहीं पर आपको एक छोटा सा देश देखने को मिलेगा वेटिकन सिटी वाला, और इसी के आसपास आप यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हो कि यहाँ से आपकी एक टाइबर नदी इस तरीके से गिर रही है, और यहाँ पे लिख दो TIBER, टाइबर नदी। इटली की दो इंपॉर्टेंट नदियां, एक नदी होती है पो नदी, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, लेकिन दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट नदी होती है टाइबर नदी। तो टाइबर नदी इसमें नहीं लिखा हुआ, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, जिसकी पहचान है कि जो वेटिकन सिटी से होते हुए, इटली के रोम राजधानी से होते हुए टिरहिनियन सी में गिर जाती है। तो इस तरीके से ऐसे ड्रॉ कर सकते हो आप, और वहां पे आप लिख दो TIBER, टाइबर नदी। क्लियर है ये चीज। अब यहां पर अगर हम बात करें आगे बढ़ते हुए कि स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत से, स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत से निकलने वाली एक पो नदी। अब ध्यान देना, इटली की दो प्रमुख नदियां मैंने बताई, एक पो नदी बताई और एक टाइबर नदी। लेकिन टाइबर नदी तो एपेनाइन पर्वत से निकल रही है, लेकिन पो नदी जो है वो आल्प्स पर्वत से निकल रही है। कहां से निकल रही है, वो निकल रही है आपके आल्प्स पर्वत से। आप यहाँ पे देखोगे आल्प्स पर्वत है और यहाँ पे पो नदी है, और ये देखो इसका इस तरीके से निकास हो रहा है, लेकिन इसका जो निकास है वो एड्रियाटिक सी की तरफ होगा, एड्रियाटिक सी की तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखना है कि स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत से निकलने वाली पो नदी इटली के लोम्बार्डी के मैदान से होते हुए एड्रियाटिक सी के वेनिस की खाड़ी में गिरती है। किसकी खाड़ी में गिरती है, वेनिस की खाड़ी में गिरती है। अब यहाँ पे आपको वेनिस की खाड़ी अगर नहीं भी मिल रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको लोम्बार्डी का मैदान देखने को मिल रहा होगा। ये देखो, ये लिखा है, इसको हाईलाइट करो, लोम्बार्डी का मैदान, और ये आपको आल्प्स पर्वत के पर्वत पदी मैदान के रूप में कहलाता है। और यहीं से ये पो नदी गिरते हुए प्लेन ऑफ लोम्बार्डी में गिर जाती है, और प्लेन ऑफ लोम्बार्डी से मतलब होते हुए एड्रियाटिक सी में आकर गिर जाती है। अगर खाड़ी की बात करेंगे तो वेनिस की खाड़ी कह सकते हैं। और वेनिस की खाड़ी क्यों कहेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे अपने पॉलिटिकल मैप में, तो ये रहा वेनिस, एक छोटा सा शहर देखने को मिलेगा इटली के अंतर्गत। तो यहीं पर लोम्बार्डी का ये मैदान भी है, और यहाँ पे वेनिस है, यहाँ पे पो नदी है जो यहीं से होकर गिर जाती है। तो वेनिस की खाड़ी भी है जो कि एड्रियाटिक सी के अंतर्गत आती है। तो चीजें कवर हो रही होंगी, आपको चीजें एक माइंड में बैठ रही होंगी कि हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और इस नदी के द्वारा निर्मित लोम्बार्डी का मैदान न केवल इटली में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है, बल्कि सर्वाधिक विकसित औद्योगिक प्रदेश भी है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी नदी के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वो ज्यादा डेवलप होते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें कि यहाँ पे एक मिलान कह सकते हो, ये रहा मिलान, जो हिस्टोरिकल प्लेस भी माना जाता है पॉलिटिकल साइंस में। मिलान की बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र भी इसे माना जाता है, जहाँ पे वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। तो मिलान में क्या विकास हुआ है, वस्त्र उद्योग। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, मिलान में क्या विकास हुआ, वस्त्र उद्योग। और इसी कारण से इसे इटली का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, इटली का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि इटली में आपने पो नदी देख ली। देखिए यहाँ पॉलिटिकल मैप में दिखा रहा है, देखिए ये रहा टाइबर नदी, टाइबर नदी है, यहाँ पे वेटिकन सिटी है, यहाँ पे रोम है, और यहाँ पे गिर रही है, ठीक है। ये पो नदी हो गई, ये वेनिस हो गई, लोम्बार्डी का मैदान हो गया। यहाँ पर आपको मिलान शहर देखने को मिलता है, जो कि इटली का मैनचेस्टर कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे वस्त्र उद्योग सर्वाधिक विकसित अवस्था में है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को कवर कर लिया है, लेकिन अभी पूरी तरीके से कवर नहीं हुआ है। अभी मैं आपको ट्यूरिन दिखाना चाहूंगा, जो कि एक छोटा सा एरिया है ट्यूरिन। ट्यूरिन को इटली का डेट्रॉइट भी कहते हैं, और डेट्रॉइट हमने कहाँ पढ़ा था,
नॉर्थ कॉन्टिनेंट, जब हम नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट कर रहे थे, तो यहाँ पे मैंने कनाडा और अमेरिका के बीच में जो बाउंड्री दिखाई थी आपको डेट्राइट, तो वहाँ पर, तो इसे हम कह सकते हैं कि इसे इटली का डेट्राइट कहा जाता है। इटली का क्या कहते हैं, इसे हम डेट्राइट कहते हैं, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। ऑटोमोबाइल का मतलब होता है कि गाड़ी वगैरह, फोर व्हीलर वगैरह के लिए, तो आप ट्यूरिन में लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री फेमस है, और इसे इटली का डेट्राइट भी कहते हैं। अब यहीं पे पो नदी जो आपको देखने को मिलेगी, इसके मुहाने पर अवस्थित जो वेनिस होता है, वेनिस, ये विश्व के स्तर पे हस्तशिल्प उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। किसके लिए, तो विश्व के स्तर पे ये किसके लिए फेमस है, हस्तशिल्प। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर ये छोटे छोटी जो पॉइंट है, ये जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हैं, आप इन्हें क्यों लिखवा रहे हो, इसका कोई औचित्य है क्या? तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए और वहां पर आप जाकर देखिए वेनिस को जब पूछा गया एग्जाम में, तो वेनिस के लिए क्या पूछा जाता है, वेनिस इंपॉर्टेंट क्यों है, ये सारी चीज आप देखिए ना। मैं इसीलिए तो कहता हूं कि हमेशा प्रीवियस ईयर पेपर को ऑब्जर्व करिए और देखिए कि एग्जामिनर किस तरीके से पूछ रहा है। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि हस्तशिल्प उद्योग के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, हस्तशिल्प उद्योग के लिए। अब मैं अगर लोम्बार्डी के मैदान की बात करूं, तो लोम्बार्डी का मैदान एक ऐसा क्षेत्र है जो कि पूरे यूरोप का, यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये रहा प्लेन ऑफ लोम्बार्डी। प्लेन ऑफ लोम्बार्डी की बात करें तो ये पूरे यूरोप में चावल की कृषि के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसकी कृषि के लिए, चावल की कृषि के लिए, और पूरे यूरोप में, ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हो कि ये पूरे यूरोप में चावल की कृषि के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और इसीलिए इटली में पो नदी का जो आर्थिक महत्व होता है, सामाजिक महत्व होता है, इसलिए इसे इटली की गंगा कहते हैं। अब क्यों मैंने गंगा कहा, क्योंकि भारत में जब गंगा नदी बहती है 5 राज्यों से, तो आप देखोगे उसी गंगा नदी के तट पर आपको बहुत सारी इंडस्ट्री देखने को मिलेगी, और आगे जाके आप बिहार, पश्चिम बंगाल में बहुत बड़े मात्रा में चावल और जूट की खेती भी देखते हो। तो इसीलिए लोम्बार्डी का मैदान और पो नदी का जो क्षेत्र है, बेसिन है, यहाँ पर बहुत अधिक इंडस्ट्री है और बहुत अधिक चावल की वगैरह खेती होती है। इसलिए इस पो नदी को क्या कह दिया जाता है, इटली की गंगा कह देते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है, टाइबर नदी को कहते हैं, पो को कहते हैं, या ऐसे भी पूछ सकता है कि यूरोप में तो नहीं करके पूछेगा, इटली में करके पूछ लेगा कि इटली की गंगा किस नदी को कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि टाइबर नदी कहते हैं, पो नदी को कहते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब हम और आगे देखते हैं। तो अब हम जरा रूस की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे। अभी आप कहोगे सर अभी तो इटली से बहुत सारे देश देखने, तो आप रूस की तरफ क्यों जा रहे हो? तो चलिए अब आप लोग यहाँ पर अपने पॉलिटिकल मैप में या फिजिकल मैप में भी जहाँ भी आपको देखना कुछ मिलेगा वहाँ पे आप देख सकते हो। मैं पॉलिटिकल मैप को इसलिए बार बार प्रीफर करता हूँ कि ताकि आपको क्लियर रहे कि हम रसिया में कहाँ पर घूम रहे हैं, यूक्रेन में कहाँ, उससे और क्लियर हो जाता है। जरा आप अपने पॉलिटिकल मैप में भी हाईलाइट कर लीजिए और पॉलिटिकल के साथ फिजिकल। यहाँ पर आप देखोगे मैंने बताया कि डॉन नदी जो है वो कौन से पार्ट में, रसिया में, ये यहाँ से बहते हुए आती है और इस जगह से होते हुए यहाँ पर एजोव सी में गिर जाती है। कहाँ पे गिरती है, एजोव सी। एजोव सी ब्लैक सी से कनेक्ट है, किसकी वजह से, स्ट्रेट ऑफ कर्च की वजह से। और इसकी एक सबसे इंपॉर्टेंट सहायक नदी है जो यूक्रेन में बहती हुई आती है, डोनेट्स नाम से, डोनेट्स नाम से, जो कि यहाँ पर आके इससे कनेक्ट हो जाती है। तो डॉन नदी आपके जो यूरोपीय रसिया है, यूरोपीय रूस जो है, उसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। डोनेट्स इसकी एक महत्वपूर्ण नदी है और डोनेट्स इसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। और ये जो नदी बेसिन है ये कोयले के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो यहाँ पे आप हाईलाइट करके लिख सकते हो कि कोयले का भंडार भी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रूप में देखने को मिलता है। आपको किस रूप में, इंपॉर्टेंट रूप में यहाँ पे कोयले का भंडार देखने को मिलता है। तो डॉन नदी इसलिए भी फेमस है। आगे देख लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ कोयले की उपलब्धता के कारण ही यूक्रेन में एक क्रिवॉय रॉग में लौ इस्पात इंडस्ट्री का विकास भी हुआ। अब जरा यहाँ पर आप देखोगे एक क्षेत्र देखने को मिलेगा, ये वाला क्षेत्र, कौन सा, क्रिवॉय रॉग करके। अब यहाँ पर देखो ये एजोव सी हो गया, ये डोनेट्स हो गया, ये डॉन हो गया। तो यहाँ पर आप ये जो पूरा नदी बेसिन का क्षेत्र देखोगे ना, यहाँ पर आपको देखने को मिला कोयला, जिसकी वजह से क्रिवॉय रॉग में, जो कि यूक्रेन का एक महत्वपूर्ण शहर है, और यहाँ पर कोयला इंडस्ट्री होने, मतलब कोयला होने की वजह से लौ इस्पात उद्योग का विकास हुआ। यहीं पे नीपर यूक्रेन की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। ध्यान देना, नीपर, नीपर की अगर मैं बात करूं तो ये नदी आपको देखने को मिल जाएगी यूक्रेन के अंतर्गत।
जो ये रहेगी नीपर नदी, ये वाली जो नदी आ रही है ना, ये वाली, हालांकि आपको फिजिकल मैप में लिखा हुआ दिखेगा। देखो फिजिकल मैप में मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपने अभी इस डॉन नदी को पढ़ा, यहाँ पे डोनेट्स नदी को पढ़ा जो कि इसकी सहायक नदी हो जाती है, एजोव सी में गिरती है, ये इसकी सहायक। यहीं पर आपको नीपर नदी देखने को मिलेगी, डी साइलेंट रहेगा, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, आप देख पाओगे अपने मोबाइल के डिस्प्ले पे, ये नीपर नदी है। ये एक इंपॉर्टेंट यूक्रेन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी हो जाती है जो काला सागर में गिरती है। इसका निकास अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से यहां से होते हुए यहां पर ये ब्लैक सी में गिरती है। एजोव सी में नहीं गिराना है, ध्यान देना, एजोव सी में डॉन नदी गिरती है, डोनेट्स नदी गिरती है, इस तरीके से आके यहाँ पे इसकी साइड। लेकिन नीपर नदी जो कि यूक्रेन की एक इंपॉर्टेंट नदी है, ये यहाँ पर ब्लैक सी में गिरती है। कहां पे गिरती है? डायरेक्ट ब्लैक सी में गिरती है। और इसी के बाद एक और इंपॉर्टेंट नदी की मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले ये आपको बता दूं कि नीपर नदी जो कि काला सागर में गिरती है, और इसी नदी के तट पर आपको यूक्रेन की राजधानी कीव, कौन सी राजधानी यूक्रेन की? कीव। तो कीव कहां पर देखने को मिलेगा? ये रहा कीव। और यही नदी आप देखोगे, इस नदी के तट पर ही कीव देखने को मिलेगा, यहां से होते हुए इस तरीके से आपका ब्लैक सी में गिर जाती है। कौन सी नदी मैंने बताई? डी साइलेंट रहेगा, NIPER, फिजिकल मैप में लिखा हुआ है। तो आपसे पूछा जाएगा कि यूक्रेन की राजधानी कीव किस प्रमुख नदी के तट पर है, तो आप यहां पे लिख सकते हो नीपर नदी के तट पर है। किस पर? नीपर नदी के तट पर है। और नीपर की सहायक एक नदी आती है जिसका नाम है प्रिपेट। प्रिपेट द्वारा इस नदी में जो जलभराव क्षेत्र तैयार किया था, इसलिए इसको प्रिपेट मार्स भी कह देते हैं, जो कि यूरोप का सर्वाधिक विस्तृत दलदल भूमि या जल भराव का क्षेत्र भी माना जाता है। फिर इसके बाद आप देखोगे एक निंस्टर नदी करके देखने को मिलेगी। निंस्टर नदी देखो ये रहा, जिसमें डी साइलेंट यहां पर भी रहेगा, ये यूक्रेन के पास से निकलती है और यहाँ पे मालदोवा देखने को मिलेगा। तो ये मालदोवा से होकर नीचे गिरती है, मालदोवा की एक महत्वपूर्ण नदी हो जाती है, यूक्रेन से होते हुए ये भी काला सागर में गिर जाती है। आप इसका भी जो निकास देखोगे वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, और यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि काला सागर देखने को मिल रहा है। अगर अपने फिजिकल मैप में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि ये रही मिंस्टर नदी, और यहाँ पे ये काला सागर मतलब मालदोवा की राजधानी है, और ये भी यहाँ पर आकर क्या गिरती है? यहाँ पर आकर चुपचाप काला सागर में गिर जाती है। कहाँ पर गिर जाती है? काला सागर में गिर जाती है। फिर और आगे हम अगर बढ़ते हैं तो यूरोप की एक सबसे इंपॉर्टेंट नदी, और यहाँ तक कि मैं अगर कहूँ तो ये सबसे बड़ी नदी हो जाती है, जो कि कहाँ से निकल कर आती है? डेन्यूब नदी के मैं बारे में बात करने जा रहा हूँ आपसे। कौन सी नदी के बारे में? डेन्यूब नदी के बारे में, जो कि यूरोप की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। तो इसके बारे में अगर बात करूं तो जर्मनी का आपने ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? राइन नदी के तट पे जो हम पढ़ रहे थे, वॉजेस, राइन नदी और ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। देखिए हाईलाइट मैं कहां पे कर रहा हूं? ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, याद आया? यहां पे लिखा होगा एक डेन्यूब नदी, आप देखोगे यहाँ पे डेन्यूब नदी है। ये डेन्यूब नदी निकलते हुए और आगे बढ़ती है, और ये नदी इसके साथ कई सारी इसकी सहायक नदियां होते हुए जुड़ती जाती हैं, और इस तरीके से डेन्यूब नदी कहाँ आकर गिरती है? ये ब्लैक सी में गिर जाती है। इवन की डेल्टा ऑफ डेन्यूब नदी के नाम से भी फेमस है, और ये यूरोप की सबसे बड़ी नदी के रूप में जानी जाती है। तो अब इस नदी की पूरी कहानी हमको समझनी है। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकल गई, कहाँ से निकली? पहली चीज जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट, यहां से डेन्यूब नदी ऑस्ट्रिया में प्रवेश करती है, ऑस्ट्रिया। अब जरा आ जाओ पॉलिटिकल मैप में, क्योंकि कंट्री को देखने में आसानी आपको यहीं पे रहेगी। यहां कहीं पे आप देखोगे ये रहा डेन्यूब लिखा हुआ, डेन्यूब लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे। यहां से निकलती है ऑस्ट्रिया, जो कि ये रही ऑस्ट्रिया, इसकी राजधानी वियना होती है, तो ऑस्ट्रिया में प्रवेश करती है, जहां इस नदी के तट पे लिंज और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना अवस्थित है। तो कई बार पूछा जाता है कि वियना किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो वियना आपको बता देना है कि डेन्यूब नदी के तट पर अवस्थित है। और वहीं एक छोटा सा शहर एक और है ऑस्ट्रिया का, LINZ, ठीक है। तो लिंज और वियना ये दोनों ही डेन्यूब नदी के तट पर है, और यह नदी फिर आगे बढ़ती है स्लोवाकिया में। कहां पर बढ़ती है? यह नदी स्लोवाकिया में बढ़ती है, और स्लोवाकिया और हंगरी की सीमा से होते हुए, हंगरी ये रही जिसकी राजधानी बुडापेस्ट है, तो यहां से ये इसकी सीमा से होते हुए बहते हुए क्या करती है? हंगरी के मैदान में प्रवेश कर जाती है। किसके? हंगरी के मैदान में प्रवेश कर जाती है, जहां इस नदी के तट पे हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। तो हंगरी की राजधानी कौन सी है? यहां पर देखोगे ये बुडापेस्ट है। ये इस तरीके से डेन्यूब आती है, वियना से होते हुए इस तरीके से ऐसे नीचे की ओर आएगी, फिर यहां से होते हुए निकलेगी। तो बुडापेस्ट भी इसमें देखने को मिलेगी, इसकी राजधानी जो कि ऑस्ट्रिया की, जो विश्व का एक जुड़वा शहर भी है। हंगरी के समशीतोष्ण घास के मैदान को पुष्टाज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हंगरी के जो समशीतोष्ण मैदान होते हैं, घास के जो मैदान होते हैं, उसको पुष्टाज भी कहा जाता है। पुष्टाज भी कह सकते हो, ये अलग अलग नाम होते हैं जो है कि, ठीक है। और यहां पर आप इसको प्लेन ऑफ हंगरी के नाम से भी जान सकते हो। क्लियर है ये बातें? यहां तक चीजें समझ में आ गई।
अब जरा इसके और आगे अगर हम बढ़ेंगे तो इस नदी के अपवाह क्षेत्र में एक बेलाटोन झील अवस्थित है। इस नदी के अपवाह क्षेत्र में आपको एक बेलाटोन करके एक झील देखने को मिलेगी, और जो कि यह नदी क्रोएशिया, सर्बिया की सीमा से होते हुए रोमानिया, बुल्गारिया से होते हुए काला सागर में गिर जाती है। तो जरा मैं आपको एक रिवीजन टाइप में मैं अगर आपको कराना चाहूँ डेन्यूब नदी के बारे में, तो आपने देखा कि ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन से यहाँ से निकलती है डेन्यूब नदी। इसके बाद ये लिंज और वियना जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी से होते हुए स्लोवाकिया में एंट्री करती है, और वहां पे ये हंगरी और स्लोवाकिया की जो बाउंड्री शेयर करते हुए बुडापेस्ट जो कि हंगरी की राजधानी, वहां से ये प्रवेश करते हुए आगे बढ़ती है। फिर ये आगे बढ़ के कहां कहां जाती है? क्रोएशिया में जाती है, सर्बिया में जाती है, ये रहा आपका सर्बिया, ठीक है, सर्बिया में जाती है, नीचे आपको क्रोएशिया भी मिल जाएगा, और इसके बाद ये रहा साइड में मिलेगा, ठीक है, क्रोएशिया में हो गया। और साथ में अगर आप देखोगे तो रोमानिया, बुल्गारिया से होते हुए रोमानिया ये रहेगा, बुल्गारिया ये रहेगा, और इस तरीके से ये होते हुए यहाँ पर आप देखोगे कि ये ब्लैक सी में आके गिर जाती है। ये रही ना, ये इसकी सीमा पर, ठीक है, ये रही इसकी सीमा पर डेन्यूब नदी होते हुए यहाँ पर गिर जाती है। तो आप देखोगे कुछ इंपॉर्टेंट नदियों, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट शहरों के साथ साथ ये इंपॉर्टेंट राजधानी, जैसे आपका वियना राजधानी थी, बुडापेस्ट राजधानी थी, और बहुत सारे देशों से भी होकर ये गुजरती है, इसलिए इसको यूरोप की सबसे बड़ी नदी के रूप में जाना जाता है। और इस नदी के अपवाह क्षेत्र का संबंध यूक्रेन से भी है, क्योंकि इस नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं यूक्रेन से भी, हालांकि डेन्यूब नदी यहीं से आके गिर जाती है, लेकिन कुछ इसकी सहायक नदियां भी होती हैं जो यूक्रेन से आती हैं, और इसलिए इस नदी का बेसिन यूक्रेन तक भी जाता है। अगर हम इंपॉर्टेंट बात के रूप में नोटिस करें तो यह विश्व की एक ऐसी नदी है जो विश्व के सबसे अधिक देशों से गुजरती है। एशिया में आपने एक नदी पढ़ी होगी जो 6 देशों से गुजरती है, जिसको एशिया की गंगा भी कहा जाता है। जब हम एशिया कॉन्टिनेंट में आएंगे तो हम वहां पर बात करेंगे, अभी हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं आपके डेन्यूब नदी से। ये विश्व के सबसे अधिक देशों से होकर गुजरती है। अगर मैं बात करूं तो ये जर्मनी से होकर गुजर रही है, प्राग से होकर गुजर रही है, सॉरी ऑस्ट्रिया से होकर गुजर रही है, स्लोवाकिया हो गया, बुडापेस्ट हो गया, क्रोएशिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, फिर सर्बिया हो गया, रोमानिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, ये सभी देशों से होते हुए यह गुजरती है। तो काफी देशों से ये गुजरती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगर मैं कहूं कि विश्व की सबसे अधिक देशों से गुजरती है, और साथ में यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है, यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी, जो कि पश्चिमी यूरोप की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इस नदी के अपवाह क्षेत्र का संबंध वृक्ष रहित घास के मैदान के कारण इसको ग्रीन रिवर भी कहा जाता है। तो एक पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिए यहीं पे डेन्यूब नदी के बारे में कि इसको ग्रीन रिवर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ग्रीन रिवर? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे घास के मैदान देखने को मिलते हैं वृक्ष रहित। और दूसरी बात आपने याद करी, या दूसरी बात आपने एक नोटिस करी, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि यह यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है डेन्यूब। तो पहली कौन सी होगी सबसे बड़ी नदी? उसका नाम होगा वोल्गा नदी। क्या नाम होगा? वोल्गा नदी, क्योंकि ये यूरोप वाले रसिया से आती है। यूरोप वाला जो रसिया, ये वाला, ये जो यूरोप का रसिया है, यहां से वोल्गा नदी निकल के आती, जो कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कहलाएगी। तो यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई। और अब हम जो है कि आगे बढ़ेंगे, रसिया की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अब जो हम रसिया की तरफ बढ़ेंगे, आपके यूरोप की तरफ, जो है कि यूरोप वाला जो पार्ट है रसिया का, लेकिन अब हम इसको कल की क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि आज जो है कि क्लास में कवर नहीं हो पाएगा। थोड़ा और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसपे क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की वजह से आप बोर होने लगेंगे। तो ये अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो और भी दोस्तों के साथ शेयर किया करिए। आप लोग व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग शेयर बहुत कम करते हो। मैं इतना एफर्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि एटलस जैसे टॉपिक को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो कि आप केवल रटते हो जगह जगह से चीजों को लेकर, बुक से लेकर, प्रश्नों से लेकर, लेकिन एक बार आपके माइंड में अगर पूरा मैप बैठ जाएगा तो मैं क्विक रिवीजन भी सबसे लास्ट में कराऊंगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, जहां पर आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो इसलिए वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर किया करिए। ये नहीं कि अकेले केवल पढ़ना है, ज्ञान शेयर करने से, ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है, घटता नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।